आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम अपने इस चैनल में हम आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, आपके जो प्रोजेक्ट बुक हैं, आपके परीक्षा की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आंसर्स आदि सभी अच्छे से समझाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके बिना ढूँढे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 नए सत्र 2025-26 जो कि बुक आपकी पुरानी जो है चेंज हो गई है, ये जो न्यू बुक है ना उसी का देखने वाले हैं। अध्याय 1 और 2 हम पहले ही वीडियोस में देख चुके हैं, जैसे कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति और 2 महाद्वीप एवं सागर। आज देखेंगे अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। अध्याय का सॉल्यूशन जो है शुरू करने से पहले फिर से यही कहेंगे कि एक बार 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय सॉल्व करने से पहले पाठ्य पुस्तक से उस अध्याय का अध्ययन आवश्यक रूप से ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में आसानी हो। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपका प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न 1, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में उनका मुख्य साधन होता है पर्यटन। जो यहाँ पे जो पर्यटन मतलब जो घूमने फिरने लोग जाते हैं, है ना, वहाँ पे घूमते फिरते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ का जो ट्रैवलिंग है, जैसे कि घूमने फिरने में जो भी वाहन लगते हैं उनका यूज़ करते हैं, तो उनका जो किराया वगैरह है वहाँ पे जो वो खर्च करते हैं, वही जो उनका मुख्य आय है वहाँ के लोगों की। दूसरा देखिए, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलाकार शीर्ष होते हैं। तो ये उत्तर सही नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है? तो यह कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, तुंगता। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 4, वर्षण का सामान्य रूप क्या है? तो वर्षण का सामान्य रूप है ओले गिरना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 5वां, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं, यह उसकी विशेषता नहीं है। प्रश्न 6, मॉस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले खलिस्तान हैं? तो मॉस और लाइकेन अधिक ऊंचाई में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। उसके बाद प्रश्न 7वां, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। ओके, फिर देखिए प्रश्न 8वां, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह घाटी कहलाता है। प्रश्न 9वां देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात। प्रश्न 10वां, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन उनका मुख्य व्यवसाय नहीं है। चलिए देखते हैं, आपका अगला है, यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो देखते हैं आप रिक्त स्थान। यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान के जो शब्द उत्तर है पहले ही दिए होते हैं, बस आपको अब चूज करना होता है कि किस में कौन सा जाएगा। शुरू करते हैं। ए है आपका, पर्वतारोही वंशींद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। बी हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट ब्लॉक का। सी, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन, यानी कि भूमि के खंड का खिसकना, भूमि का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। डी देखेंगे, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, खालिस्तान की छत कहलाता है? तो विश्व की छत कहलाता है। ई, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का स्थान संगम कहलाता है। एफ देखिए, सहारा मरुस्थल खालिस्तान में है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका। अच्छा, और भी रिक्त स्थान है यहाँ पे, देखिए जी वाला है जो आपका, यमुना और घाघरा खालिस्तान की सहायक नदी है? तो यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ। एस, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार दक्कन का पठार है। और आई, अचानक तूफान सहित वर्षा होना खालिस्तान के कहलाता है? तो तूफान सहित जो वर्षा होना बहुत तेज, तो ये बादल का फटना कहलाता है। जे, पूर्वी अफ्रीका का पठार खालिस्तान के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? तो आपको उत्तर में लिख देना है। गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। प्रश्न दूसरा, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो आप हम लिखेंगे आपका विद्यालय जिस प्रकार की स्थलाकृति में हो वो लिख सकते हैं आप, जैसे कि हमारा विद्यालय मैदान स्थल पर है। प्रश्न तीसरा, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में लिख देना है। माध्य समुद्र तल समुद्र के जल स्तर का औसत है जिसका उपयोग ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है। प्रश्न 4, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? तो उत्तर लिखेंगे पर्वतीय जीवों को आश्रय पर्वतों की ढलानों, गुफाओं, चट्टानी दरारों, घने जंगलों और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में मिलता है। छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर में लिख देंगे छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा, इस्पात उद्योग, नदियों, झरनों, जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 6, वातावरण वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे वर्तमान में जो सिंचाई है वर्षा के अलावा कुओं, नलकूपों, नहरों, तालाबों और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि आधुनिक विधियों से की जाती है। प्रश्न 7वां, किशमिष्टी किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? तो उत्तर में लिख देंगे किशमिष्टी जो है वो शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। प्रश्न 8वां, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थल आकृति अत्यधिक उपयुक्त है? तो क्रिकेट खेलने के लिए समतल स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी। प्रश्न 9वां, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? तो आपको उत्तर में लिख देना है सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला है आपका, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित हैं? तो उत्तर लिखेंगे नदियाँ प्राचीन काल से ही मानव बस्ती और सभ्यताओं के विकास का आधार रही हैं जो पीने के पानी, सिंचाई और परिवहन का स्रोत प्रदान करती हैं। इसलिए जो मंदिर जो होते हैं प्राचीन मंदिर अधिकतर जो है बस्तियों यानी कि नदियों के किनारे थे, क्योंकि जो लोग थे वो वहीं बसते थे जहाँ पर उनकी पानी की आवश्यकता पूरी हो चुकी, सिंचाई की आवश्यकता हो सके। तो नदियों के किनारे यह स्थान सबसे उपयुक्त स्थान था, तो फिर वहाँ पर मंदिर भी बने जो अभी वहीं पाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ढलान वाली और कम उपजाऊ होती है जिसमें खेती करना मुश्किल होता है और पशुपालन से दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि प्राप्त हो जाते हैं जो जीविका का मुख्य साधन होता है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि कृषि करना ऐसे स्थान में जो कि ढलान वाला है ना, तो वहाँ पर संभव नहीं है, तो जिससे ये अन्य जीविका के साधन अपनाते हैं जिसमें से जो है मांस है ना, ये सब पशुपालन करना जिससे उन्हें मांस, अंडा, दूध और ऊन प्राप्त होता है। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। चलिए, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम देखिए। तो पर्वतीय क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल हैं ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग। मैदानी क्षेत्र में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि। प्रश्न 4, गंगा नदी का मैदान भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर में लिखेंगे गंगा का मैदानी भाग अधिक उपजाऊ है जो गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। नदी परिवहन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है जो कृषि और उद्योग को बढ़ावा देती है। प्रश्न 5वां, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए। तो विश्व भर के जो पारंपरिक समुदाय हैं पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। इसका उदाहरण है तिब्बती बौद्ध धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है और लोग यहाँ पूजा करते हैं। प्रश्न 6, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। तो हमारे आसपास की नदियों में पूजा पाठ, त्योहारों का आयोजन, मेले का आयोजन आदि सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 7वां, पठारों को तो देखिए पठारों को खनिजों का भंडारगृह क्यों कहा जाता है? तो पठारों को खनिजों का भंडारगृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 8वां, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाएगी तो भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आएगी। इससे भूजल का अत्यधिक दोहन होगा और जल संकट आएगा। प्रश्न 9वां, हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। यह पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। प्रश्न 10वां, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषता है? तो उत्तर में लिखेंगे यह बेसाल्टिक लावा के प्रवाह से बनते हैं जो अत्यधिक तरल होता है और अत्यधिक दूर तक फैला होता है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए उपयुक्त है। द्विगुदीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं जो कि कुल 5 होते हैं। पहला देखते हैं, भारतीय जनसंख्या पर प्रदूषण
नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं, उत्तर में लिख देंगे आप। बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण दोनों का ही नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों द्वारा कचरा व अपशिष्ट नदियों के में बहा दिया जाता है। इसके अलावा उद्योगों और कृषि से निकलने वाले दूषित पानी का नदियों में मिलना भी मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रश्न दूसरा, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया है, उत्तर में आपको लिख देना है। मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने वाले लोगों ने कई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने जीवन को अनुकूलित किया है। वे पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और रेतीले तूफानों जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए विशेष तरीके विकसित करते हैं। प्रश्न तीसरा, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए, पर्वतीय जीवन के सकारात्मक पक्षों के बावजूद कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कठिन भूभाग और परिवहन, कठोर मौसम की स्थिति, संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा आदि। प्रश्न 4, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है, तो पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यात्रा करने से तनाव कम होता है, नई संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है और जीवन शैली में सुधार होता है। प्रश्न 5वां, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, तो पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यात्रा करने से तनाव कम होता है, नई संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है और जीवन शैली में सुधार होता है। तो ये था आपका अध्याय 3। वीडियो पसंद आई हो, आंसर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई उत्तर समझ में ना आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको अगली वीडियो में उसका अच्छे से डिटेल में समझा देंगे। और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी मदद हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।